हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज आपके लिए इस वीडियो में एमएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर्स के बारे में चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, इसीलिए हम अपने चैनल पर अक्सर जो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स हुए हैं उसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो उसी तरह से ये जो पेपर हम आज चर्चा करेंगे, ये वीर बाल सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय एमएड फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर है, यहाँ पे 4 पेपर्स होते हैं फोर्थ सेमेस्टर में, जैसा कि आपको पता होगा। और जो फोर्थ पेपर होता है वो ऑप्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन सभी पेपर्स की चर्चा जो कि 2023 में ये आए हुए थे, हम करने वाले हैं चारों पेपर की, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे आपको नए नए वीडियोस जो हैं आपको मिलती रहेंगी आपके सिलेबस से संबंधित, ठीक है। और साथ ही साथ अन्य अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि 2023 के वीर बाल सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के एमएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर में क्या क्या आया हुआ था। और ध्यान दीजिएगा, ये जो पेपर है ये महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, फोर्थ सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन इंडियन एजुकेशन है ना, भारतीय शिक्षा की समसामयिक समस्याएं, ये हमारा फोर्थ पेपर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो 2023 में जो क्वेश्चन आया हुआ था, फर्स्ट जो सेक्शन है वो सारा का सारा यहाँ पर इन सभी के बारे में लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। आप देखिए रमसा, ठीक है, रमसा RMSA जिसे कहते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, नॉलेज, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है ना, नेशनल नॉलेज काउंसिल जो है। उसके बाद CCE के बारे में पूछा गया था, जैसा इसको भी आप जानते ही होंगे, है ना, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन। साथ ही साथ UGC के बारे में, है ना, NCFTE के बारे में, ठीक है। उसके बाद LPG के बारे में, ये LPG के बारे में आप जानते होंगे, ये LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात यहाँ पर है, ठीक है ना। उसके बाद CBCS के बारे में पूछा गया था, फिर NAC के बारे में पूछा गया था, है ना, RCI के बारे में पूछा गया था और NCERT। ये सभी पे छोटी छोटी टिप्पणियाँ हमको लिखनी थी, समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, आप इस सब्जेक्ट में हमें फुल फॉर्म बहुत पूछता है, ठीक है ना, और उनके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, इनका फुल फॉर्म लिखना था उसमें, और साथ ही साथ इनके बारे में कुछ जानकारी लिखनी थी, ठीक है ना। उसके बाद आइए सेकंड सेक्शन को देखते हैं। सेकंड सेक्शन में जो दूसरा प्रश्न है, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, है ना, विद्यालयी शिक्षा की अवधारणा को विवेचित कीजिए और समाज के लिए इसकी उपादेयता को भी विवेचित कीजिए। जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है दिया गया है, ठीक है ना, उसको, उसकी आवश्यकता को, उसकी अवधारणा क्या है और उसका क्या योगदान है, उपादेयता क्या है हमारे सोसाइटी में, वो बताना है। उसके बाद अथवा में देखिए दिया हुआ है, उच्च शिक्षा के संबंध में पहुंच, गुणवत्ता एवं समता संबंधी सरोकार की अवधारणाओं को लिखिए। यानी कि उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की पहुंच, उसकी गुणवत्ता और उसमें सबके लिए समानता की अवधारणा को बताना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, शिक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की विवेचना कीजिए। शिक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, ठीक है। उसके बाद वैश्विक मानवीय मूल्यों के विकास में शिक्षा की भूमिका को विवेचित कीजिए, ठीक है ना। वैश्विक मानवीय मूल्य यानी विश्व के परिप्रेक्ष्य में नागरिकों के क्या मूल्य होने चाहिए, उसमें शिक्षा की क्या भूमिका है, ये हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, परिसर अशांति, ठीक है, स्टूडेंट अनरेस्ट जिसको कहते हैं ना, समझ में आया। ये स्टूडेंट अनरेस्ट की अवधारणा क्या है और इसका विद्यार्थियों पर प्रभाव का उल्लेख कीजिए, ठीक। अथवा में देखिए क्या है, अध्यापक शिक्षा के लिए NCTE की भूमिका है ना, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है वो, उसकी भूमिका हमें यहाँ पर लिखनी थी। 5वां क्या है, ज्ञान संजाल, नॉलेज नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। नॉलेज नेटवर्क के अर्थ की व्याख्या कीजिए। वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में नॉलेज नेटवर्क की क्या भूमिका है।
ठीक है। उसके बाद अथवा में उन महत्वपूर्ण पहलुओं को लिखिए जो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने वाले कारकों के बारे में, उन पहलुओं को हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिस्कस द RTE एक्ट 2009 इन डिटेल। RTE राइट टू एजुकेशन जो 2009 का है, उसकी विस्तार से यहाँ पर विवेचना करनी है। ठीक है, उसके बाद अथवा में भी NCF, ठीक है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की मुख्य संस्तुतियों को लिखना है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन नंबर 7, अध्यापक शिक्षा के लिए दिए गए जस्टिस वर्मा आयोग की संस्तुतियों को विस्तार से विवेचित कीजिए और अध्यापक शिक्षा पर इसके प्रभाव को लिखिए। ठीक है, तो जस्टिस वर्मा कमेटी जो बनी थी उसकी संस्तुतियों को लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, दीर्घ उत्तरीय शिक्षा में उत्कृष्टता प्रबंधन में ऑनलाइन प्रावधानों की भूमिका को विवेचित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में निजी सरकारी है ना, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती है PPP जिसको हम कहते हैं, सरकारी निजी कंपनी भागीदारी की अवधारणा को विवेचित कीजिए। PPP की अवधारणा को यहाँ पर विवेचित करना है। संस्था के संचालन में समुदाय किस प्रकार से सहायता करता है उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो व्यावसायिक शिक्षा की अवधारणा को लिखिए। उद्यम शिक्षा के लिए सरकार किस प्रकार नियोजन कर रही है। ठीक है, यानी उद्यमिता की जो इंटरप्रेन्योरशिप है उसके विकास के लिए सरकार किस प्रकार नियोजन कर रही है, साथ ही साक्ष्य आधारित उदाहरणों के साथ साथ व्याख्या कीजिए। इसके प्रूफ भी हमें इसमें देने हैं, उदाहरण भी देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए, इसमें किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। क्रेडिट हस्तांतरण, क्रेडिट ट्रांसफ़र क्या होता है। ठीक है ना, अभी ये शुरू भी हो गया है, आप उस ABC जो नंबर आया हुआ है वो क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए ही है। ठीक है, रोल ऑफ NCERT की क्या भूमिका है एजुकेशन में, और UEE क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें आई हुई हैं, इसमें से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने की। ये रहा हमारा फर्स्ट पेपर। आइए देखते हैं हमारे सेकेंड पेपर में क्या क्या आया हुआ था। तो ये हमारा देखिए दोस्तों सेकेंड पेपर है। इस सेकेंड पेपर में एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेल्यूएशन, शैक्षिक मापन और मूल्यांकन, ये हमारा सेकेंड पेपर है। इसमें क्या क्वेश्चन आए हुए थे, आइए इसको भी जल्दी से हम देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, मापन क्या है। मापन क्या है समझाना है। आपने ग्रेजुएशन किया होगा BA से लेके और MA MEd इत्यादि सब में ये मापन, B.Ed में भी ये सारी चीज़ें रही होंगी, काफ़ी इजी पेपर। ठीक है, मापन क्या है इसको लिखना है। उसके बाद मापन तथा मूल्यांकन में क्या संबंध है इसको बताना है। निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण को परिभाषित कीजिए, है ना। ऐसे टाइप टेस्ट जो होते हैं उसको उसके द्वारा परीक्षण किस तरह से किया जाता है। मानक प्राप्तांकों को परिभाषित, स्टैंडर्ड स्कोर है ना, जेड स्कोर है हमारा, स्टेनाइन स्कोर है। ठीक है, तो इन सारे स्कोर्स के बारे में मानक प्राप्तांक क्या होते हैं, ठीक है ना, ये बताना है। उसके बाद परीक्षण का मानकीकरण क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्ट। कोई भी परीक्षण टूल जो टेस्ट टूल बनाते हैं उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है ये बताना है। पद विश्लेषण, आइटम एनालिसिस को परिभाषित करना है, पद विश्लेषण क्या है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक क्या है। अगला प्रश्न, प्रतिपुष्टि को परिभाषित कीजिए, फीडबैक किसे कहेंगे हम, इसे परिभाषित करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उपलब्धि परीक्षण क्या है, उपलब्धि परीक्षण के बारे में प्रश्न पूछा गया। मापनी क्या है, स्केल किसे कहेंगे। क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, तो शैक्षिक उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए और अथवा में मूल्यांकन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 3 है, मानक संदर्भित परीक्षण और निकष संदर्भित परीक्षण में अंतर बताइए, है ना। NRT और CRT, ये दोनों में क्या अंतर है, अपने B.Ed में भी पढ़ा होगा, BA में सारी चीज़ों में पढ़ा होगा। इसी के साथ ये अगला प्रश्न एक न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछ दिया गया है। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता गुणांक 0.72 है, यदि परीक्षण की लंबाई 1.5 गुना बढ़ेगी तो बढ़े हुए परीक्षण की विश्वसनीयता गुणांक का क्या होगा, यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है,
तो ये एक न्यूमेरिकल भी है। कुछ न्यूमेरिकल आते हैं इसमें, ज़्यादातर थ्योरेटिकल ही होते हैं, एक आध प्रश्न न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, परीक्षण की विश्वसनीयता तथा मानक त्रुटि में संबंध बताइए। विश्वसनीयता और मानक त्रुटि में संबंध। क्रियात्मक परीक्षण की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है ना, क्रियात्मक परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट है कि नहीं, ये हमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्रॉस वैधता क्या है, इसे कैसे ज्ञात किया जा सकता है, क्रॉस वैलिडिटी। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था। पद विश्लेषण के विभिन्न पदों की व्याख्या कीजिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, अपने शिक्षण विषय से 50 कथनों हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षण के लिए विशिष्टीकरण तालिका तैयार कीजिए। ठीक है ना। प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑन योर टीचिंग सब्जेक्ट फॉर 50 आइटम्स। देखिए यहाँ पर एक विशिष्टीकरण तालिका बनानी है, ये मापन मूल्यांकन में आता है। सतत आंतरिक मूल्यांकन के विधियों की विवेचना कीजिए। CCE की जो विधियाँ हैं उसकी विवेचना कीजिए। उसके बाद सेक्शन C की अगर बात करें तो इसमें मूल्यांकन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। 8वां, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए। 9वां प्रश्न देख सकते हैं, मूल्यांकन की नवीन प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो प्रश्न है वो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10, बुद्धि के मापन से आप क्या समझते हैं, बुद्धि मापन के बारे में प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11, मूल्यांकन में कंप्यूटर के उपयोग की व्याख्या। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेकेंड पेपर। ठीक है, आइए थर्ड पेपर को भी देखते हैं कि थर्ड पेपर में 2023 में क्या आया हुआ था। ठीक है, तो ये दोस्तों देख सकते हैं एमएड 4 सेमेस्टर का ये थर्ड पेपर है, कैरिकुलम स्टडीज़ एंड असेसमेंट, पाठ्यचर्या अध्ययन और मूल्यांकन। ठीक है, इसमें प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन ए का, पाठ्यक्रम का अर्थ बताइए। ठीक है, पाठ्यक्रम का अर्थ। उसके बाद यहाँ पर पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम से किस प्रकार भिन्न है, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं आप, पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रतिमानों का उल्लेख कीजिए। पाठ्यक्रम के प्रतिमानों को लिखना है केवल, ठीक है ना, उनका नाम। उसके बाद क्रॉस कैरिकुलर मुद्दे क्या हैं, क्रॉस कैरिकुलर इश्यूज किसे कहेंगे। मापन एवं मूल्यांकन में अंतर, जो कि सेकंड पेपर में भी आया हुआ था, यहाँ भी आया है। मानकीकृत अंक किसे के, स्टैंडर्ड स्कोर, सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया जो पिछले पेपर में भी आया था। विश्वसनीयता का अर्थ, उसके बाद ग्रेडिंग क्या है, ग्रेडिंग प्रणाली आप देख सकते हैं। ट्यूटोरियल या अनुवर्ग शिक्षण किसे कहेंगे, मापनी का अर्थ लिखना है। काफ़ी क्वेश्चन सेकंड पेपर से मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद सेक्शन बी की बात करें तो पाठ्यक्रम का कक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, विवेचना कीजिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है और अथवा में जो दिया हुआ है, पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार की विस्तृत विवेचना करनी है ना, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ कैरिकुलम क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, NCTE के कार्यों की विस्तार में विवेचना कीजिए। ध्यान दीजिएगा, कोई फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद देखिए, पाठ्यक्रम विकास के चरण कौन कौन से हैं ना, पाठ्यक्रम को बनाने के लिए कौन कौन से चरण होते हैं। पाठ्यक्रम के ग्रास रूट प्रतिमान का वर्णन कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ग्रास रूट मॉडल, ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद पाठ्यक्रम के प्रणाली उपागम प्रतिमान का विश्लेषण कीजिए। प्रणाली उपागम है ना, सिस्टम अप्रोच जो है पाठ्यक्रम निर्माण का, उसको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है पूछा गया, शैक्षिक उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं। शैक्षिक उद्देश्य शैक्षिक लक्ष्यों से किस प्रकार भिन्न, ध्यान दीजिएगा, एक शैक्षिक उद्देश्य है और एक शैक्षिक लक्ष्य है, इन दोनों में अंतर होता है, इसको पढ़ना है। ठीक है, योगात्मक और निर्माणात्मक मूल्यांकन में क्या अंतर है, समेटिव एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन जो है हमारा मापन मूल्यांकन में भी आ सकता है, देखिए यहाँ भी आया हुआ है, वहाँ भी आ सकता है ये। पाठ्यक्रम निर्माण की समाजशास्त्रीय आधारों की विवेचना कीजिए। ठीक है, उसके बाद
मानक से आप क्या समझते हैं? स्टैंडर्ड। नॉर्म्स क्या है? नॉर्म्स, ठीक है, नॉर्म किसे कहेंगे? मानक विकास प्रक्रिया के विषय में विस्तार से लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो कि सेक्शन सी में आता है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? CIPP प्रतिमान के बारे में यहाँ पर लिखना है। CIPP प्रतिमान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेट का भी में भी ये सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, किसी परीक्षण की वैधता से आप क्या समझते हैं? वैधता के विभिन्न स्वरूपों का उल्लेख कीजिए, ठीक है, मैंने वैधता के प्रकार कौन कौन से हैं वो हमें यहाँ लिखना है। किसी परीक्षण की वैधता की गणना किस प्रकार की जा सकती है, ठीक, ये हमारा प्रश्न था। उसके बाद आगे 9वां प्रश्न, ऑनलाइन परीक्षा पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? मानक संदर्भित परीक्षण और निकट संदर्भित परीक्षण में अंतर लिखिए, ठीक है। देखिए ये मूल्यांकन से भी, मापन मूल्यांकन जो हमारा पेपर है उससे भी ये संबंधित है। यहाँ पर 3 पर टिप्पणी लिखनी है। ऑन डिमांड परीक्षा, ऑन डिमांड एग्जाम, पाठ्यक्रम में शोध मुद्दे क्या क्या हैं, साथी आकलन पीयर असेसमेंट क्या है, अभिवृत्ति मापनी किसे कहते हैं, ठीक है ये। और लास्ट हमारा है पाठ्यक्रम का मनोवैज्ञानिक आधार, ठीक। तो ये हमारा जो है 3rd पेपर है। अगला जो हमारा पेपर आएगा और वो ऑप्शनल पेपर है, ठीक है ना। इसको हम देख लेते हैं। इसमें 2 ऑप्शन है, 2 में से एक जो है हमें पढ़ना होता है, एक इंक्लूसिव एजुकेशन और सेकंड है जो स्त्री शिक्षा है ना, वुमेन एजुकेशन। तो यहाँ पर देखते हैं अगला पेपर कौन सा है। तो हमारा ये 4th पेपर है साथियों, देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, ठीक है। ये पेपर समावेशी शिक्षा का है। इसमें स्त्री शिक्षा भी सेकंड ऑप्शन में दिया होता है। ये पेपर ए, देखिए 4th ए लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या आया हुआ था इस पेपर में आप देख सकते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ इजी है ना। विशिष्ट बालक को परिभाषित कीजिए, बीएड में पढ़ा होगा आपने। एकीकृत शिक्षा क्या है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन। प्रतिभाशाली बालक को परिभाषित कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन, पिछड़े बालक कौन होते हैं? पिछड़े बालकों के बारे में लिखना है। संवेगात्मक रूप से अशांत बालक की पहचान हम कैसे करेंगे? पहचान करना लिखना है यहाँ पे। आकलन का अर्थ क्या है? PWD एक्ट के 2 उद्देश्य। PWD का मतलब प्यूपिल विथ डिसेबिलिटी का मतलब यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद भारतीय पुनर्वास परिषद है ना, RCI के बारे में यहाँ पर लिखना है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, मानव और भौतिक संसाधन। मानव व भौतिक संसाधन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 जो सेक्शन बी में है, आप देखिए समावेशी शिक्षा के लाभों को लिखिए, ठीक है ना। उसके बाद वर्तमान संदर्भ में समावेशी विद्यालय क्यों आवश्यक, वर्णन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सामान्य एवं विशिष्ट बालकों में क्या अंतर है? विस्तार से व्याख्या कीजिए, सामान्य और विशिष्ट बालकों में अंतर। उसके बाद विशिष्ट और समावेशी शिक्षा में अंतर बताइए। ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट शिक्षा, समावेशी शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में विशिष्ट शिक्षा के विकास के बारे में चर्चा कीजिए। विशिष्ट शिक्षा के विकास के बारे में चर्चा करनी है। भारत में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध विभिन्न नीतियों और अभ्यासों की चर्चा कीजिए। POA 1992, प्लान ऑफ एक्शन 1992 की विवेचना हमें करना है, POA की विवेचना करनी है, ठीक है। उसके बाद NCF 2005, देखिए फिर से यहाँ पूछ रहा है कि रूपरेखा 2005 के स्वरूप का वर्णन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में मंद अधिगामी बालकों से क्या तात्पर्य है, ठीक। मंद अधिगामी के प्रति अध्यापक के उत्तरदायित्व क्या होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान करने में मूल्यांकन की क्या भूमिका है, उल्लेख करिए। यानी कि हम विशिष्ट बालक की पहचान करने के लिए कुछ मूल्यांकन करते हैं, उसकी क्या भूमिका है।
सेक्शन सी लॉन्ग आंसर में जो है समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है और उसके महत्व को लिखिए। भारतीय पुनर्वास परिषद के उद्देश्य, कार्य और उत्तरदायित्व, ठीक है, का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में तकनीकी की भूमिका की विवेचना कीजिए। जो टेक्नोलॉजी है, आईसीटी, उसकी क्या भूमिका है विभिन्न विशिष्ट प्रकार की आवश्यकताओं वाले बालकों के शिक्षण में, उनकी आवश्यकताओं, जो शिक्षण की जो आवश्यकताएं हैं उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम असमर्थता को परिभाषित कीजिए। अधिगम असमर्थता के प्रमुख प्रकारों का उदाहरण सहित बताइए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, एनी 2 किसी 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका, अधिगम निर्योग्यता की विशेषताएं, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात और ऑटिज्म, इनमें किसी 2 पर लिखना है, ठीक है। इसी में सेक्शन बी भी दिया हुआ है जो कि जेंडर स्टडीज या लिंग शिक्षा, लिंग अध्ययन, ठीक है, समझ में आएगी नहीं तो विशेषता ये वुमेन एजुकेशन इसमें होता है, ठीक है। आप जेंडर स्टडीज़ में आप देखिए लैंगिक विभिन्नता को परिभाषित करना है, समानता को परिभाषित कीजिए, सशक्तिकरण क्या है, एम्पावरमेंट जिसको कहते हैं। उसके बाद हिंसा को परिभाषित कीजिए, सेक्स शिक्षा क्या है। उसके बाद अक्षमता को परिभाषित कीजिए, शिक्षण तकनीकी क्या है, महिला शिक्षा का महत्व क्या है, जातिवाद क्या है, पाठ्य पुस्तक को परिभाषित कीजिए। सेक्शन बी की बात करें तो आप देखिए समाजीकरण में लिंग की भूमिका की व्याख्या करिए, चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता की शिक्षा में परिवार के प्रभावित हेतु सुझाव दीजिए। गिव सजेशंस फॉर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ फैमिली इन चैलेंजिंग जेंडर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा की स्थिति पर एक निबंध लिखिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 के अथवा में देखिए, भारत में बालिका शिक्षा के कार्यक्रमों का मूल्यांकन करिए। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रामीण महिला शिक्षा को कैसे संगठित करेंगे, ठीक। उसके बाद उसी में मुस्लिम महिला शिक्षा के विषय में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि महिला अक्षमता में शिक्षा के लिए सुझाव दीजिए, महिला अक्षमता में। क्वेश्चन नंबर 6, महिला शिक्षा के संदर्भ में नीतियों की व्याख्या कीजिए। परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में एक शिक्षक कैसे जिम्मेदार हो सकता है, ठीक है। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर, समाजीकरण को परिभाषित कीजिए और माध्यमिक स्तर की पर महिला शिक्षा के समाजीकरण की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रयासों का वर्णन कीजिए। लिंग शिक्षा में जाति की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कार्यरत महिलाएं समस्याओं तथा चुनौतियों का सामना कैसे करती हैं, व्याख्या कीजिए, ठीक है। 11, एक अध्यापक के रूप में आप विद्यालय वातावरण को महिलाओं के अनुकूल कैसे परिवर्तित करेंगे, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने एमएड 4 सेमेस्टर के चारों ही पेपर्स की चर्चा यहाँ पर कर ली है। ये क्वेश्चन आए हुए थे, इसको आप रिवाइज करेंगे, काफ़ी हेल्पफुल होगा। अक्सर क्वेश्चन ऐसे ही प्रत्येक सेमेस्टर में जो हर एक साल पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के विधिवत अध्ययन से आपको लगभग पूरे सिलेबस की जानकारी हो जाती है और यही प्रश्न बार बार कुछ हेर फेर करके आते रहते हैं, ठीक है। तो आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करिए नए वीडियोस के लिए और लोगों तक शेयर करिए दूसरों की सहायता के लिए।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।